उसमें सबसे पहले जो मैमल्स का एवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट वी आर स्टार्टिंग विद ट्री श्रूज। ट्री श्रूज से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना, एंड देन वी मूव ऑन टू द अदर प्राइमेट्स। लेकिन उससे पहले हम प्राइमेटा का एक थोड़ा सा छोटा सा एक क्लासिफिकेशन जो है हमको पता होना चाहिए, वो हम देखते हैं। प्राइमेटा का जो क्लासिफिकेशन, इसमें हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है शुरू, दैट हैज बीन फ्रॉम ट्री श्रूज। ह्यूमन एवोल्यूशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम ट्री श्रूज। द प्राइमेट एवोल्यूशन। और श्रूज जो होते हैं वो माउस लाइक एनिमल्स होते हैं, छोटे से माउस जैसे जानवर होते हैं, उनको आप ट्री श्रूज कह देते हो, ठीक है ना। और इंसेक्टिवोर्स होते हैं ये, वहां से इट हैज स्टार्टेड द एवोल्यूशन। और हमारी एनसीईआरटी इसके लिए क्या कहती है? एनसीईआरटी सेज कि द फॉसिल्स व्हिच वर ऑब्टेन्ड ऑफ मैमल्स वर स्मॉल। इफ यू रीड एनसीईआरटी, जो हमारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन वाला टॉपिक है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि द mammals, when the reptiles came down, the mammals evolved and their fossils were small. यानी mammals के fossils छोटे छोटे थे, जो हम ये predict करते हैं कि जो प्राइमेटा का evolution start हुआ है, that has taken place from smaller animals like shrews. और फिर इसको आगे further carry करते हुए, if we carry out further, तो tree shrews से हमारे पास जो evolution है ना, वो जिनका हुआ है जो प्राइमेट है, दैट इज लीमर एंड टार्सियर। लीमर एंड टार्सियर। लेकिन इस चीज से ना, इस चीज को पढ़ने से पहले एक बात और पता कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये लीमर एंड टार्सियर है, ये एक्चुअली प्राइमेटा में कहां बिलोंग कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो प्राइमेटा ग्रुप है हमारा, प्राइमेटा ऑर्डर है हमारा, इसके अंदर हम लोग दो कैटेगरी ऑफ एनिमल्स को ले सकते हैं। वन कैटेगरी वी कैन टेक प्रोसीमियंस। One category we take prosimians and other category is actually anthropoids. Prosimians and anthropoids. ठीक है। प्रो का मतलब क्या? पहले, बिफोर। प्रो मीन्स हो गया पहले, प्रिमिटिव कह लो। और सीमिया का जो मतलब होता है वो होता है एप्स। सीमिया का मीनिंग हो गया एप्स। तो अगर मैं कह रहा हूं प्रोसीमियंस, मतलब कि एप्स से पहले, एप्स से पहले, बिफोर द एप्स। और बिफोर द एप्स आपको क्या देखने को मिलेगा? बिफोर द एप्स यू विल फाइंड एनिमल्स लाइक लीमर, लॉरिस एंड टार्सियर। ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं। प्रोसीमियंस कैटेगरी में ये एनिमल्स आते हैं, लीमर, लॉरिस एंड टार्सियस। अभी ये प्राइमेटा की स्टार्टिंग है, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द प्राइमेटा। और इसमें एक चीज और देखी हमने, जैसे कि अंकुरपल वी हैव स्टडीड दैट कि menstruation, I mean menstrual cycle is a feature of the females of primate, isn't that? ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि लेकिन जो स्टार्टिंग वाला हमारा ये प्राइमेटा है ना, उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन जो है वो थोड़ा सा एक डाउटफुल फैक्टर है। मेंस्ट्रुएशन हमको नहीं ऑब्जर्व होती, इन लीमर में ऑब्जर्व नहीं होती, लॉरिस में ऑब्जर्व नहीं होती, टार्सियर में बहुत बहुत नेग्लिजिबल होती है, कम होती है। तो स्टार्टिंग का जो प्राइमेटा है उसमें मेंस्ट्रुएशन
बहुत रिड्यूस और कम और नहीं था। लेकिन जो बाद में मैमल्स, बाद में जो प्राइमेटा का ग्रुप आया, कौन सा वाला, एंथ्रोपॉइड्स, इफ वी सी। तो एंथ्रोपॉइड्स के केस में जैसे कि आप देख सकते हो, एंथ्रोपॉइड में कौन कौन हो जाएगा, एप से पहले अगर ये आया है तो एंथ्रोपॉइड्स में हमारे पास आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, एप्स आ जाएंगे, मंकीज आ जाएंगे एंड ह्यूमंस आएंगे। Apes, monkeys and humans, they come under the anthropoid mammals. So ना anthropoid mammals, और anthropoid mammals के पास एक फीचर exactly ये हो जाता है कि they will show menstruation definitely। ठीक है ना। तो ये दो ग्रुप्स पहले हमको पता होने चाहिए। You must know these two groups first of all, कि लीमर और टार्सियर। लीमर जो है उसके लिए एक क्वेश्चन जो हमारे पास कभी कभी आ जाता है, एक बात बहुत पहले आता है कि लीमर कहाँ मिलता है। तो लीमर इज फाउंड इन, मूवी भी देखी होगी तुम लोगों ने, मेडागास्कर आइलैंड्स, है ना, पर लीमर्स मिलेंगे। तो मेडागास्कर आइलैंड्स में ये मिलता है लीमर, ठीक है ना। लॉरिस वगैरह भी मिलते हैं, और भी जैसे साउथ ईस्ट में मिल जाते हैं, एंड टार्सियर्स आर आल्सो देयर। जैसे लॉरिस वगैरह आपको मिल जाएगा, फिलीपींस आइलैंड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो फिलहाल जो भी है, पर एक क्वेश्चन जो आया हुआ है वो लीमर का है, और हमें याद होगा हमने पढ़ा था कि इट शोज अडैप्टिव कन्वर्जेंस। लीमर शोज अडैप्टिव कन्वर्जेंस विद, किसके साथ, लीमर शोज अडैप्टिव कन्वर्जेंस विद Zoe Ali has answered. Priya Raj, Jasmine Kaur, Rana Ankur. So the answers are correct, no doubt. Ankur Pal, you also. So the answers are correct. That is spotted cuscus. Spotted cuscus is a marsupial and lemur is a placental mammal, and they show adaptive convergence. They are arboreal. Okay. फिलहाल तो लीमर एंड टार्सियस, और टार्सियर को हम लोग टार्सियर क्यों बोलते हैं, उसकी एक खास बात क्या है कि जो उसका टार्सल रीजन होता है, पैर वाला, टार्सल बोन्स, द एंकल बोन्स, दे आर वेरी लार्ज, बहुत लंबी सी होती है, तभी उसको बोल दिया आपने टार्सियर। चलो, लीमर एंड टार्सियस। और अब इसके बाद फिर हमारे पास एक एंसेस्टर पैरापिथेकस बनता है लीमर एंड टार्सियस से, ठीक है ना। अच्छा, यहां से हमारे पास एक लाइन जाती है फॉर न्यू वर्ल्ड मंकी, यहां से हमारे पास एक लाइन जाती है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एंड फिर यहां से एक लाइन जो है फर्दर जा रही है टुवर्ड्स द कॉमन एंसेस्टर ऑफ humans and apes, that is Drypithecus. Drypithecus से further it will go to Australopithecus, and यहां से हमारे पास बनते हैं कौन, apes. So we say that Drypithecus is a common ancestor for the apes and humans because of Australopithecus जो लाइन जाएगी ना, that will move towards the human evolution. फिलहाल ये जो एक लाइन जा रही है टुवर्ड्स न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी जो है, न्यू वर्ल्ड मंकी को न्यू वर्ल्ड मंकी क्यों कहते हैं, शायद मैंने पहले बताया था, चलो मुझे बताएगा कोई, व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू वर्ल्ड मंकी एंड व्हाई देयर इज ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एनी आइडिया?
तो रिया राज, सानिया सोनी, राणा अंकुर, अनुपमा चौहान, अभिनव छाबड़ा, जैस्मिन कौर, ओके, अंकुर पल, देव आंसर्ड करेक्ट। तो सही आंसर है तुम लोगों के कि न्यू वर्ल्ड मंकीज आर फाउंड इन अमेरिका एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर एशियन एंड अफ्रीकन मंकीज। ठीक है, तो वाई, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वाई न्यू वर्ल्ड मंकी इज अमेरिकन मंकी? वाई न्यू वर्ल्ड मंकीज कॉल्ड, वाई अमेरिकन मंकीज आर न्यू वर्ल्ड मंकीज? कोई रीजन है, कोई स्पेसिफाइड रीजन है? अंकुर बट यू वांट टू स्पीक? Whereas America was discovered later on, so it is called New World. The American monkeys are called New World monkeys. Who discovered it? I mean, who reached America? Who reached America and called the people of America as Red Indians? ने बोला था Red सर भूल गया। कोलंबस, कोलंबस, कोलंबस। ओके, करेक्ट करेक्ट। क्रिस्टोफर कोलंबस, करेक्ट, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड मंकी के लिए अच्छा एक बात और आज देख लेते हैं कि न्यू वर्ल्ड मंकी जो है वो डेफिनेटली अमेरिकन मंकीज हो गए, तो तुम लोग पढ़ चुके हो। और दूसरी बात कि न्यू वर्ल्ड मंकीज में एक हम लोग टर्म यहां पे यूज कर रहे हैं, प्लैटीराइन। आई एम यूजिंग अ टर्म प्लैटीराइन फॉर द न्यू वर्ल्ड मंकीज। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैटी मीन्स फ्लैट, और राइनो का मीनिंग होता है नोज, यानी कि फ्लैट नोज, फ्लैट नोज एंड वाइडली सेपरेटेड नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स दूर 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 होते हैं, सेपरेटेड नॉस्ट्रल्स, वाइडली सेपरेटेड नॉस्ट्रल्स एंड फ्लैट नोज। राइनो का मतलब होता है नोज, तो फ्लैट नोज होती है उनकी, वाइडली सेपरेटेड नॉस्ट्रल्स। ये न्यू वर्ल्ड मंकीज का फीचर है। और एक फीचर जो मुझे बच्चों ने काफी बताया अभी कि शायद ये डिस्कस हुआ होगा कि दे आर हैविंग अ टेल व्हिच इज एक्चुअली प्रीहेंसाइल टेल। प्रीहेंसाइल टेल कि मतलब वो अपनी टेल को कॉइल कर सकते हैं किसी ब्रांच से, किसी ट्विग से, एंड देन फिर उसे लटकते हैं एंड दे कैन स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर ब्रांच, फ्रॉम वन ट्री टू द अदर ट्री, उनमें स्विंगिंग हो सकती है। दैट इज कॉल्ड प्रीहेंसाइल टेल। बैटरी चार्ज जाएगा। प्रीहेंसाइल टेल इज ऑब्जर्व। जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो हैं वो एशियन एंड अफ्रीकन मंकीज हो गए। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर एशियन एंड अफ्रीकन मंकीज। और इन मंकीज में जो हम लोग टर्म यूज करते हैं फॉर दी नोज, दैट इज कैटाराइन। कैटाराइन नोज होती है, मतलब कि डाउन तरफ, जैसे हमारी नोज है, टू नॉस्ट्रल्स एकदम सामने, है ना, तो बिल्कुल वैसी उस तरीके से हमारे पास ये नोज सामने की तरफ, दो नॉस्ट्रल्स पास पास एंड ड्रूपिंग। तो ये कैटाराइन सिचुएशन है जो देखने को मिलती है इन दी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओके, फिलहाल और यहां पे जो टेल है वो नॉन प्रीहेंसाइल, नॉन प्रीहेंसाइल टेल। और रीजस मंकी हम सबने देखा हुआ है। तो रीजस मंकी इज
इज एन एग्जाम्पल, रीजस मंकी, बबून्स, लंगूर, ये सारे इसमें आ जाएंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। और न्यू वर्ल्ड मंकीज में यहाँ पे अमेरिकन मंकीज के लिए हम लोग स्पाइडर मंकी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। स्पाइडर मंकीज। तो ये हो गया इतनी सी बात। अब यहां पे आते हैं हम लोग इस सिचुएशन पे, पैरापिथेकस ओल्ड वर्ल्ड मंकीज निकल गए, मंकीज एकदम अलग निकल गए। मंकीज से हमारा कोई एवोल्यूशन नहीं है, मंकीज हमारे कहीं भी कॉमन एंसेस्ट्री में नहीं आते हैं, बिल्कुल भी। मंकी अलग है, मंकीज के पास टेल होती है, लेकिन यहाँ पे टेल नहीं है। ड्रायोपिथेकस के पास टेल नहीं है, एप्स के पास टेल नहीं होती। देयर इज नो टेल इन एप्स, नो टेल इन ड्रायोपिथेकस एंड नो टेल फर्दर। टेल सिर्फ यहीं पे खत्म कर देंगे हम, टेल यहीं पे। मंकीज के पास टेल होती है, कुछ प्रोसीमियंस जो हैं इनके पास टेल हो सकती है, लेकिन एप्स के पास और जो कॉमन एंसेस्टर है और फर्दर जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं उनके पास जो है वो नहीं हो सकती, उनके पास टेल नहीं है। डोंट हैव टेल ओवर हियर। ओके, नाउ वी विल टेक ऑन। हम लोग बात कर रहे थे ड्रायोपिथेकस की कॉमन एंसेस्टर, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ड्रायोपिथेकस से हमारा एप्स भी निकल रहा है और ड्रायोपिथेकस से हमारा ह्यूमन के एंसेस्टर्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह भी इमर्ज आउट हो रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी बता चुका था। यू कैन जस्ट हियर मी धनंजय, इफ यू आर फेसिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम, तो तुम मुझे पूरी तरीके से सुन सकते हो। आवाज, आई थिंक यू, आई एम ऑडिबल टू यू, यू कैन हियर मी धनंजय महेश्वरी। हाँ, तो हियर मी प्रॉपर्ली। वैसे मैं फॉन्ट साइज बड़ा रख रहा हूं, आई होप यू विल बी एबल टू सी। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, I was telling you about the common ancestry and that was Dryopithecus, और tail को वहीं पे finish कर दो in monkeys and some prosimians, वहीं पे खत्म कर दी tail आगे carry out नहीं हो। Okay, हमारे पास जो अब next चीज आने वाली है that is the common ancestry। तो उसमें हम देख रहे हैं we are taking Dryopithecus। ड्रायोपिथेकस जो है, अब इससे हमारे पास एप्स आए एंड देन देयर इज एवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड ऑल। तो एप्स में क्या क्या है? इफ वी सी द एप्स, देन वी हैव एन एप दैट इज गिबन। गिबन इज देयर। गिबन इज द स्मॉलेस्ट एप, सबसे छोटा एप है ये। गिबन कहां मिलता है? एशिया में मिलता है। क्या गिबन इंडिया में मिलता है? क्या गिबन इंडिया में है? इज गिबन फाउंड इन इंडिया? नो। ओके, सो गिबन इज फाउंड इन इंडिया ऑल्सो, और इसमें एक स्पीशीज है जो हमें मिलती है। वी हैव अ स्पीशीज हाइलोबेट्स। हाइलोबेट्स इसका जूलॉजिकल नेम है गिबन का, और ये हमें कहां मिलता है? असम में। तो एशिया में मिलता है गिबन और इंडिया में भी मिलता है असम के अंदर, ठीक है ना। तो एक ये एप हो गया, दैट इज गिबन। गिबन के बाद जो नेक्स्ट एप आता है हमारे पास, दैट इज नेक्स्ट एप इज ओरेंगुटैन। ये भी एशिया में मिलता है, also found in Asia। समझ में आया? ओरेंगुटैन। और जो थर्ड हमारे पास एप है, दैट इज कौन सा? इफ वी सी गोरिल्ला।
तो गोरिल्ला का तो जूलॉजिकल नेम सब तुम जानते हो, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, यू नो इट। तो ये गोरिल्ला जो है ये अफ्रीका में मिलता है। गोरिल्ला इज फाउंड इन अफ्रीका। लार्जेस्ट एप है गोरिल्ला, लार्जेस्ट एप इज गोरिल्ला। ओके, एंड फाइनली you have chimpanzee. Chimpanzee is also found in Africa. Chimpanzee is also found in Africa. Chimpanzee का वैसे zoological name किसको पता है? Anyone knows zoological name of chimpanzee? Pan, correct. Correct. Pan is a zoological name, as told by Anshika Sharma. So Pan is a zoological name of chimpanzee. है ना, बिल्कुल ठीक है। और चिंपैंजी अफ्रीका का है और ये मोस्ट इंटेलिजेंट एप है। मोस्ट इंटेलिजेंट एप, क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। मोस्ट इंटेलिजेंट एप, है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट एप, क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द मैन, चिंपैंजी। इसी का एक स्पीशीज और है चिंपैंजी की, there's one species of chimpanzee called bonobos. वो काफी gentle ape है, it's very gentle ape. There's one species called bonobos of chimpanzee. ठीक है ना? So this is all about the apes, and these apes के लिए जो ancestry है that has been from Dryopithecus. So Dryopithecus becomes the common ancestor of man and apes. Okay, it becomes common ancestor of man and apes. Common ancestor of man and apes. ठीक है ना? अब यहां से फिर ड्रायोपिथेकस की थोड़ी सी एक फीचर देख लेते हैं। ड्रायोपिथेकस झुक के चलते थे, they had bent posture. ड्रायोपिथेकस के फीचर्स को बताता हूं मैं। हालांकि ड्रायोपिथेकस से फर्दर आगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह बनेगा, लेकिन पहले ड्रायोपिथेकस के फीचर डिस्कस कर लेते हैं। ड्रायोपिथेकस जो है उसका ड्रायोपिथेकस का बेंट पोस्चर था, झुक के चलता था ये, ठीक है। और इसको हम कहते हैं नक्कल वॉकर। देखो वॉकिंग जो होती है वो, वॉकिंग जो होती है वो ऐसे, जैसे कि हम झुक के जब चलते हैं तो हमारे जो नीज हैं वो ऑन द ग्राउंड, और ये जो हथेली हम ऐसे ग्राउंड पे रखते हैं, ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। वी पुट दिस पाम ऑन द ग्राउंड। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए कि हम ऐसे रखते हैं अगर ग्राउंड पे इस तरीके से अपनी नकल्स को, दीज आर द नकल्स, आप सब जानते हो ये नकल्स हैं, ओके। इन नकल्स को अगर हम ऐसे रखें और हम लोग ऐसे ऐसे करके चले, रादर ऐसे ऐसे, हम अगर ऐसे ऐसे करके चलते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नकल वॉकिंग। ये नकल वॉकर था। ड्रायोपिथेकस बेंड पोस्चर था इसका, आर्बोरियल था, पेड़ पे रहता था, फ्रूट्स वगैरह खाता था, फ्रूट वेजिटेशन खा लेता था, ओके। आर्बोरियल नेचर था इसका ड्रायोपिथेकस। और इसका जो फॉसिल डिस्कवर हुआ है, हालांकि जो डेटा है ना हमारे पास, तो फॉसिल की डिस्कवरी है, फॉसिल डिस्कवरी इज एक्चुअली बाय मिस्टर एलएसबी लीकी। एलएसबी लीकी ने डिस्कवर किया है फॉसिल। लीकी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, इनकी डिस्कवरी है ये फ्रॉम द मायोसीन रॉक्स। From Miocene rocks of Lake Victoria,
near Lake Victoria. Which country that is? Kenya. Kenya का discovery है. From Kenya. Discovery is from Kenya. तो ये अफ्रीका की डिस्कवरी है. आप एक बार समझ में. और ये ड्राइपेथेकस जो है वो कॉमन एंसेस्टर है मैन का और एप्स का. तो उसके लिए हम एक चीज और देख लेते हैं. ड्राइपेथेकस के अंदर कुछ जेनरा और भी हैं जो डिस्कवर हुए हैं. जैसे एक नाम हमारे पास आता है प्रोकॉन्सल अफ्रीकेनस. प्रोकॉन्सल अफ्रीकेनस. तो ये कुछ और भी जेनरा हैं जो यूज होते हैं. ओके. तो कुछ ऑथर्स ड्राइपेथेकस के ब्रैकेट में प्रोकॉन्सल भी लिख देते हैं. तो कुछ जेनरा हैं जो और भी यूज होते हैं ड्राइपेथेकस के साथ. वन ऑफ देम इज प्रोकॉन्सल. ठीक है ना. तो प्रोकॉन्सल अफ्रीकेनस इज आल्सो वन ऑफ द जेनरा. तो कुछ बुक्स में ये नाम लिखा होता है इसके ब्रैकेट में, ड्राइपेथेकस के ब्रैकेट में. हालांकि प्रोकॉन्सल अफ्रीकेनस जो फॉसिल है वो डिस्कवर किया था मैरी लीकी ने. मैरी लीकी इनकी धर्मपत्नी एलएसबी लीकी की. इनकी डिस्कवरी है प्रोकॉन्सल अफ्रीकेनस and it is considered one of the genera also, and ड्राइपेथेकस is one of the genera. तो this is the fossil. और जो टाइम हमारे पास दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि ड्राइपेथेकस lived about 15 million years ago, है ना. और एनसीईआरटी में पहले लिखी हुई है. फर्स्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी सेज कि ड्राइपेथेकस एंड रामापिथेकस lived about 15 million years ago. They were hairy and walked like chimpanzees and gorillas. This is given in NCERT. NCERT उसको 15 million years ago लिखती है, लेकिन this can be date back to 25 million years ago. हम देख सकते हैं कि 25 million years ago पहले ये वैसे थे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी उसको 15 मिलियन ईयर्स वो बताती है. तो हम फिर उसको नहीं छेड़ते. बट इन अदर बुक्स यू कैन फाइंड इन फर्दर अदर स्टडीज यू कैन फाइंड कि इट कैन डेट बैक अप टू 25 मिलियन ईयर्स. ओके. फिलहाल तो ड्राइपेथेकस कॉमन एंसेस्टर हो गया ह्यूमंस का और एप्स का. और ड्राइपेथेकस के आगे अब जो नेक्स्ट एंसेस्टर बनने वाला है दैट इज the next ancestor from ड्राइपेथेकस is Australopithecus. And NCERT writes for this Australopithecus, है ना. NCERT क्या लिखती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए? NCERT writes कि Australopithecines lived about 2 million years ago, and evidence show that they hunted with stone weapons but essentially ate fruits. I hope आप सबके पास NCERT से सामने होगी. NCERT है सब लोगों के सामने. NCERT साथ में रखी हुई है. NCERT पढ़ रहे हो. NCERT में क्या लिखा हुआ है? Australopithecines about 2 million years ago. Australopithecines lived in East African grasslands. Evidence show that they hunted with stone weapons, but essentially ate fruits. पढ़ ली ये लाइन आप लोगों ने? मिली आपको? सो 2 मिलियन ईयर्स को पहले रहते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकाइंस का. अगर हम यहाँ पे अब थोड़ा सा हम यहाँ पे फीचर अलग से लेने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ इज नाउ द ड्राइपेथेकस वाज अ कॉमन ancestor of the apes and humans. Now after that there is an ancestor called Australopithecus.
ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये फॉसिल ऑस्ट्रेलिया का होगा, नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि ये फॉसिल ऑस्ट्रेलिया का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो फॉसिल है वो कहां का है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीकन इसका नाम हमारे पास है। ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है सदर्न अफ्रीका, तो इट इज सदर्न ape man and it is a fossil from Africa. ओके, तो सदर्न एप मैन हम इसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। थोड़ा सा जो डिस्कवरी है इसकी एक्चुअली वो दो तरीके से हुई है। एक डिस्कवरी हुई थी स्कल की, जो फॉसिल है ना इसके, if you see the fossils, if you see the fossils, हमारे पास एक फॉसिल है स्कल का, स्कल ऑफ 5 to 6 year old baby child. ओके, ये फॉसिल, इसका नाम है सदर्न एप मैन, इसका नाम है सदर्न एप मैन। सदर्न अफ्रीका के अंदर और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर भी हैव द फॉसिल जनरली। ओके, सदर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न, यहां पे हमारे पास फॉसिल्स रहते हैं, फॉसिल्स मिले हमको फॉसिल मिल गए, हम फॉसिल की बात कर रहे हैं। तो स्कल जो है वो 5 to 6 year old चाइल्ड का था स्कल, और इसका नाम क्या रखा गया? We called it Tuang baby. Tuang baby इसका नाम रखा गया, और इसकी जो जीनस है, the genus is Australopithecus africanus. Australopithecus africanus is the genus. The generic name है of this Tuang baby. Tuang baby is a fossil of Australopithecus. Okay, and Tuang क्यों नाम दिया गया? Because Tuang is a region in Africa. Tuang एक जगह है अफ्रीका के अंदर, उसके पास में जो रॉक्स हैं, उन रॉक्स से ये फॉसिल मिला है, तभी उसका नाम रख दिया गया Tuang baby. Australopithecus africanus is a zoological name. Straight forward question आता है कि Tuang baby is, and you have to tick the answer as Australopithecus africanus. पहला फॉसिल स्कल का डिस्कवर हुआ। जो नेक्स्ट फॉसिल डिस्कवर हुआ है, the next fossil discovered of Australopithecus was of next fossil जो डिस्कवर हुआ है, that is of a female skeleton. Fossil of female skeleton has been discovered. और उसका नाम क्या रखा गया है? Lucy. Lucy was the name given to it, and the zoological name is Australopithecus afarensis. Australopithecus afarensis for the female skeletal Lucy. अच्छा, जो दो डिस्कवरीज हैं ये पर्टिकुलर लोगों ने करी, जैसे कि अगर टुआंग बेबी की डिस्कवरी देखें, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रेमंड डार्ट, और अगर लूसी की डिस्कवरी देखें, इट वाज डिस्कवर्ड बाय Donald Johanson. Donald Johanson discovered female skeletal Lucy, and Raymond Dart discovered skull of 5 to 6 year old baby child. Tuang baby उसको बोल दिया, नाम दे दिया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि Tuang baby is, the answer is Australopithecus africanus. Lucy is, the answer is Australopithecus afarensis. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं ये।
बाकी अब फीचर्स की बात करेंगे तो एनसीईआरटी वाला पॉइंट याद करेंगे कि 2 मिलियन वर्ष पहले ईस्ट अफ्रीका में या और जगह पे रहते थे। और दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर हम क्रेनियल कैपेसिटी देखें तो इट वाज अबाउट 500 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी। देखो क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे कि हमारे ब्रेन का इस समय वॉल्यूम कितना है 1450 सीसी, 1450 सीसी जो है वो हमारे ब्रेन का वॉल्यूम है ना, हमारे ब्रेन का वॉल्यूम है। अगर हम यहाँ पे देखें ऑस्ट्रेलोपिथेकस का तो वॉल्यूम कम है, इट इज लेस, इट इज अबाउट 500 सीसी ओनली, तो कम है वॉल्यूम। अभी छोटा सा ही ब्रेन है इनका। जॉज जो है वो प्रोट्रूडिंग आउट है और ब्रो रिजेस डेवलप हो गई हैं। ब्रो रिजेस और इरेक्ट पोस्चर अटेन हुआ है। इरेक्ट पोस्चर का मतलब है कि अब जो ये प्राइमेट है ये वॉक करेगा दो पैरों पे। अभी क्योंकि जो ड्राइपिथेकस था वो क्वाड्रीपीडल था, मतलब कि चारों लिम्स का यूज कर रहा है फॉर वॉकिंग। जब वो चारों लिम्स का यूज कर रहा है फॉर वॉकिंग तो उसके लिए क्वाड्रीपीडल वर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग। क्वाड्री मतलब क्या है, चार, तुम लोग पता है, तुम लोग लिख भी सकते हो उसको, तो क्वाड्रीपीडल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तो वो सीधा खड़ा हो गया है और अब वो दो पैर पे जो है चलने के योग्य है, तो इरेक्ट पोस्चर है, बाइपीडल लोकोमोशन हो जाएगा। ब्रो रिजेस की डेवलपमेंट है, मतलब कि जो हमारा ये इधर का जो ये आईब्रोज वाला एरिया होता है यहाँ से एक हल्का सा एलिवेशन आगे तरफ बाहर तरफ निकलता है। जो स्कल की यहाँ पे ये बोन होगी ये हल्की सी ना बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट निकलेगी, तो ये जो आईब्रोज थोड़े और बाहर आ जाएंगे, थोड़े और ऊपर आ जाएंगे आई के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड ब्रो रिजेस। तो ब्रो रिजेस वगैरह की डेवलपमेंट है। हाँ, लेकिन जॉ अभी आगे ही है, जो लोअर जॉ है ये आगे की तरफ प्रोट्रूडेड है। ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, वैसे तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की 6 स्पीशीज अभी तक डिस्कवर है और 6 स्पीशीज में आपको मैंने दो नाम तो बता ही दिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरांसिस, और भी हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयजी, एथोपिकस, इजिप्टियस, रामिडस, और भी स्पीशीज है लेकिन वो हम नहीं पढ़ते। हम सिर्फ बात करते हैं एफरांसिस की और अफ्रीकानस की, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो हमारे पास एवोल्यूशन हुआ है दैट इज ऑफ होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि थोड़ा सा टूल्स की डिस्कवरी होगी, टूल्स विल बी फॉर्म एंड अल्टीमेटली फिर आगे फायर वगैरह भी यूज होगा, चलो ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हमारे पास फर्दर जो एवोल्यूशन आएगा दैट इज ऑफ होमो हैबिलिस। अभी जो हमारे पास क्रेनियल कैपेसिटी थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की वो लगभग हमारे पास कितनी थी 500 सेंटीमीटर क्यूब क्रेनियल कैपेसिटी, और होमो हैबिलिस आते ही ये चीज बढ़ जाती है, इट बिकम्स 650 to 800 सीसी, 650 to 800 सीसी बन जाता है ये क्रेनियल कैपेसिटी। होमो हैबिलिस के लिए हम एक जनरल जो और नेम्स यूज करते हैं, जैसे कि होमो हैबिलिस के लिए हम नाम क्या यूज कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं हैंडी मैन। ओके, हम इसको कहते हैं टूल मेकर। टूल मेकर, हम इसको कहते हैं स्किलफुल मैन।
स्किलफुल मैन, द टूल मेकर, हैंडी मैन, या और इसको क्या कह सकते हो, एबल मैन। मतलब इतने सारे नाम दे दिए इसको। क्यों भाई? क्योंकि इसने टूल्स बनाए थे, बहुत ही प्रॉपर स्टोन के टूल्स बनाए, वेरी प्रॉपर। जो टूल्स ऑफ द स्टोन्स वर बीइंग मेड बाय होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की जो फॉसिल की डिस्कवरी है, वो उसके पीछे वही आदमी है जो हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दैट इज एलएसबी लीकी, एंड साथ में इनकी वाइफ दैट इज मैरी लीकी वाज आल्सो देयर। और डिस्कवरी कहां से हुई है? फ्रॉम अ रीजन ओल्डुवाई जॉर्ज इन द अफ्रीका। ओल्डुवाई जॉर्ज एक एरिया है, वहां से डिस्कवरी हुई है अफ्रीका में। वहां की डिस्कवरी है ये होमो हैबिलिस। आपने याद करनी है क्रेनियल कैपेसिटी 640 टू 800 सीसी, बिकॉज जो एग्जाम का क्वेश्चन रहता है वो मेनली यही रहता है कि क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है। दिस इज द मेन क्वेश्चन जो रहता है। फिलहाल एनसीईआरटी एक पॉइंट और लिखती है होमो हैबिलिस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी के लिए पॉइंट लिखती है, और एक पॉइंट और लिखती है, 2 पॉइंट्स एक्चुअली और लिखती है। कोई मुझे बता सकता है क्या लिखती है होमो हैबिलिस के लिए? हाँ, आंसर आ गए हैं। स्वतंत्र रे, सानिया सोनी, जैस्मिन कौर, राजुल, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट। तो एनसीईआरटी लिखती है होमो हैबिलिस के लिए वो ये कि ये मीट नहीं खाते थे, प्रोबेबली डिड नॉट एट मीट, है ना, मीट नहीं खाते थे। और दूसरा ये कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड, ये लिखती है एनसीईआरटी। फर्स्ट ह्यूमन लाइक, पहला मनुष्य जैसा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड। होमिनिड मतलब वो एंसेस्टर्स जो ह्यूमन एवोल्यूशन में आते हैं उनको होमिनिड्स कहते हैं। होमिनिड भी कह सकते हैं, होमिनिन भी कह सकते हैं। होमिनिन, होमिनिड, ये सब यूज करते हैं। होमिनिडी फैमिली आप लोग जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है बॉटनी में। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड, एक ये चीज, और मीट नहीं खाते थे। मीट नहीं खाते थे, ये पॉइंट याद करना है, और प्लस ये वाला पॉइंट कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक है, और इनका ये जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो याद करना है 650 टू 800 सीसी। ठीक है जी, तो ये फीचर्स आपने याद करना है। और अब इसके बाद हमारे होमो हैबिलिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट एंसेस्टर आता है दैट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इज द नेक्स्ट एंसेस्टर। और होमो इरेक्टस का क्रेनियल कैपेसिटी एनसीईआरटी कितना लिखती है? 900 सीसी। यानी कि आप देखो क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है। फ्रॉम 500 सीसी इट बिकेम 650, 800, एंड फ्रॉम देयर इट बिकेम 900 सीसी। तो ऐसे क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। होमो इरेक्टस के लिए ये मीट खाते थे, होमो इरेक्टस तो मीट खाते थे। होमो इरेक्टस तो मीट खाते थे भाई, ठीक है ना। और दूसरी बात, होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी हो गई,
और तीसरी बात कि इन्होंने सबसे पहले फायर को यूज किया, यूज्ड फायर, सबसे पहले होमो इरेक्टस ने यूज की फायर, यूज्ड फायर फॉर हंटिंग, कुकिंग, डिफेंस। इस काम के लिए आग का प्रयोग किया होमो इरेक्टस ने। और एक बात जो तुमको पता होनी चाहिए कि इट इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। होमो इरेक्टस डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। अब पॉइंट पता है क्या है, यहां पे मैन समझने की जरूरत है कि मैन कौन है, मैन कौन, मैन यहां पे यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी तक तो सब एप्स जैसा मामला चल रहा था। मैन यहां पे यूज कर रहे हैं किसके लिए, ट्रू मैन के लिए। मैन यहां पे यूज कर रहे हैं ट्रू मैन के लिए, और ट्रू मैन कौन है, होमो सेपियंस। ट्रू मैन इज होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस का जो एंसेस्टर है, क्वेश्चन ये है कि हु इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। तो मैन इज यूज्ड फॉर होमो सेपियंस। सो होमो सेपियंस का एंसेस्टर कौन हुआ, सीधा कौन आएगा, होमो इरेक्टस, क्योंकि यहां से भी मैं होमो सेपियंस बनाने वाला हूं फ्रॉम होमो इरेक्टस। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताना है कि होमो इरेक्टस की 3 सब स्पीशीज जो हैं जो डिस्कवर हुई। मीट खाते थे, क्रियल कैपेसिटी 900 सीसी, फायर यूज करी, हंटिंग बहुत करी इन्होंने, दे हंटेड बिग गेम्स। बिग गेम्स का मतलब कि एनिमल्स को ट्रैप करना, जाल में फांसना, एनिमल्स को ट्रैप करना, जाल में फांसना इनको आता था। लोग मिलके जो है, ये लोग मिलके एनिमल्स को ट्रैप करते थे, मारते थे, और डेफिनेटली खाते थे बिकॉज मीट तो ये खाते हैं। तो ये सारे फीचर्स अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैन याद करना है कि मैन जो हमने वर्ड यूज किया, दैट इज फॉर होमो सेपियंस, सिंपली होमो सेपियंस। और होमो इरेक्टस की 3 सब स्पीशीज हैं जो डिस्कवर हुई हैं। कोई भी बता सकता है कि कौन कौन सी 3 सब स्पीशीज हैं जो डिस्कवर हुई हैं होमो इरेक्टस? एनी आइडिया? होमो इरेक्टस की जो 3 सब स्पीशीज डिस्कवर हुई है ना, वो हुई हैं जावा एप मैन, पेकिंग मैन, हीडलबर्ग मैन। एनसीईआरटी जावा एप मैन के लिए लिखती है, क्या लिखती है आई डोंट नो, देखो जरा चेक करो। एनसीईआरटी क्या जावा एप मैन के लिए लिखती है? कम्युनिकेशन स्किल्स साइंस में डेवलप हो गई थी बिकॉज in human evolution we have discussed that there was a communication, brain, language developing in the humans, in the human ancestors. And now tell me if any of these is being mentioned in NCERT. Any of these is mentioned in NCERT? हाँ तो वही है ना,
जावा तो मेंशन कर दी ना एनसीईआरटी ने, तो इसका मतलब कौन सी सब स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं? जावा की बात कर रहे हैं। जावा एप मैन की डिस्कवरी की बात कर रही है एनसीईआरटी कि इन 1891 फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम जावा, लिखती है एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी जावा के लिए लिखती है वो यही है, जावा एप मैन, ठीक है ना। तो जावा एप मैन इज एक्चुअली होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इरेक्टस इसकी पूरी स्पीशीज का नाम है। ओके, तो इसकी जो स्पीशीज का नाम है दैट इज होमो, ऊपर ले लेता हूं, होमो इरेक्टस, इरेक्टस। जावा एप मैन इज होमो इरेक्टस, इरेक्टस, और एक नाम और होता है इसका पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस। चलो मैं बताता हूं अलग से। तो जावा एप मैन जो है दैट इज होमो इरेक्टस, इरेक्टस, और इसका एक नाम और है, जूलॉजिकल नेम पहले आते थे एग्जाम में, मतलब पहले आते थे का मतलब आए हुए हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, लेकिन पिछले कुछ 7-8 सालों से एग्जाम में क्वेश्चन हमने ऐसे जूलॉजिकल नेम्स का नहीं देखा है, मतलब सब स्पीशीज के ऊपर नहीं देखा है क्वेश्चन। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि होमो इरेक्टस की 3 सब स्पीशीज डिस्कवर है। एक आई है होमो इरेक्टस इरेक्टस, पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस, यानी कि जावा एप मैन, और एनसीईआरटी लिखती है कि 1891 में फॉसिल्स मिले फ्रॉम जावा इंडोनेशिया, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात, पेकिंग मैन की बात करते हैं। अब दूसरी सब स्पीशीज है पेकिंग मैन। पेकिंग मैन का जूलॉजिकल नेम है होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। अगर मैं यहां पे होमो इरेक्टस, मतलब होमो इरेक्टस तो रहेगा ही रहेगा, होमो इरेक्टस इज देयर, लेकिन यू आर adding the subspecies as Homo erectus pekinensis. So this makes, ये इसका नाम हो गया पेकिंग मैन, पर पेकिंग was the former name of बीजिंग, चाइना। ये चाइना का फॉसिल है, पेकिंग मैन, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, या साइनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस भी कहते हैं। आपके पास पैकेज होगा, उसमें भी लिखा होगा साइनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस, आप देख सकते हो। तो ये पेकिंग मैन वाली बात हो गई। एक तीसरी स्पीशीज, सब स्पीशीज है वो हेडलबर्ग मैन, होमो इरेक्टस हेडलबर्गेंसिस कह देते हैं उसको। हेडलबर्ग ही आ जाता है उसके अंदर, सब स्पीशीज में हेडलबर्गेंसिस। और ये फॉसिल जो है वो कहां का है? फ्रॉम जर्मनी। तो एक जर्मनी का फॉसिल, एक चाइना का फॉसिल, एक जावा का फॉसिल, इंडोनेशिया का। 3 फॉसिल्स होमो इरेक्टस की सब स्पीशीज है, ठीक है। अगर सीक्वेंस में पूछेगा तो तुम्हें जवाब देना है पहले जावा एप मैन, देन यू हैव टू आंसर पेकिंग मैन, देन यू हैव टू आंसर हेडलबर्ग मैन। ये सीक्वेंस में भी ऐसे ही रहता है लगभग। तो अब एनसीईआरटी और भी पॉइंट्स लिखती है। एनसीईआरटी जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड वाज होमो हैबिलिस, और फिर हमने कहा कि बाइपीड ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही बाइपीडल लोकोमोशन स्टार्ट हो गया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही बाइपीडल लोकोमोशन स्टार्ट हो गया था। और एनसीईआरटी उस समय प्राइमेट जो इवॉल्व कर रहे थे उनकी हाइट के बारे में भी मेंशन करती है। एनसीईआरटी लिखती है कि few man-like bones were discovered from Ethiopia and Tanzania.
Evidence show that there are evidences that their height was, they were not taller than 3 to 4 feet and stood erect and they walked erect. तो मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में एनसीईआरटी थोड़ा सा कंफर्म रहती है कि हाँ 2 मिलियन साल पहले ये लोग रहते थे, हंट करते थे स्टोन वेपन से, लेकिन मीट नहीं खाते थे, फ्रूट्स ही खाते थे मेनली, और कुछ मैन लाइक बोन्स जो डिस्कवर हुई हैं इथियोपिया एंड तांजानिया से, ये बात को प्रूव करती है कि बाइपीडल लोकोमोशन उस समय आ चुका था। फिर होमो हैबिलिस टूल मेकर आया, उसने टूल्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस आ गया, इसने फायर का यूज करना स्टार्ट कर दिया, हंटिंग इसने तेज कर दी, और ये डायरेक्ट एंसेस्टर है मैन का, दैट इज होमो सेपियंस, जो मैं तुमसे बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन तुम्हें याद करना है। होमो इरेक्टस के बाद, आफ्टर होमो इरेक्टस, जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद हमारे पास आया होमो हैबिलिस, फिर हमने देखा होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्रेनियल कैपेसिटी करीब 500 सीसी, हैबिलिस का 650 टू 800 सीसी, इरेक्टस का 900 सीसी। इरेक्टस से डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, तो इरेक्टस से निकल गया निएंडरथल मैन, और एक इधर आया है हमारे पास क्रो-मैग्नन मैन, एंड फर्दर फिर क्रो-मैग्नन मैन से हमारे पास डेवलप हुआ है मॉडर्न मैन। Neanderthal man is not the direct ancestor, not the immediate ancestor of the modern man. अगर आपसे पूछेगा who is the immediate ancestor of modern man, immediate ancestor पूछेगा, so the answer will be Cro-Magnon man, the immediate ancestor, एकदम immediate ancestor। हालांकि Neanderthal man is also the ancestor, लेकिन द क्वेश्चन इज कि द इमीडिएट एंसेस्टर अगर आपसे पूछता है देन द आंसर विल बी क्रो-मैग्नन, ठीक है। सो इफ आई से निएंडरथल मैन की बात करते हैं तो इसका जो जूलॉजिकल नेम होगा दैट विल बी होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस। होमो सेपियंस की सब स्पीशीज होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस। And what does the NCERT says? NCERT says about 40,000 to 1 lakh years ago, Neanderthal man lived in Asia. Asia. NCERT says that. Neanderthal man वहां पे रहते थे। थोड़ा सा इनका पास हम्प था। We have a slight hump. हल्के से झुके हुए थे ये, हल्के से, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा एक झुकाव था बस, ज्यादा नहीं था। Slight hump was there. Cranial capacity according to NCERT is 1400 cc. According to NCERT, the cranial capacity is 1400 cc. Slight hump was there. Ice age के लिए adapted थे ये. They were adapted to cold environment.
ठंड एकदम सह सकते थे, इन्होंने सही हाइड्स यूज किए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, नो डाउट बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए हाइड्स तो यूज किए, लेकिन दे वर अडैप्टेड टू कोल्ड एनवायरनमेंट। स्लाइट हम्प हैज बीन ऑब्जर्व्ड। जॉ नीचे जो है वो आगे निकला हुआ था, लोअर जॉ वाज प्रोट्रूडेड आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ था, और ऐसे टाइप के जॉ को कहते हैं ऐसे फेस को हम कहते हैं प्रोग्नेथस फेस, जिसमें जो जॉ होता है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड होता है। प्रोग्नेथस फेस हैज बीन ऑब्जर्व्ड। जॉ प्रोट्रूडेड, जॉ प्रोट्रूजन यहां पे देखने को मिलता है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है, दैट इज अबाउट द बरियल कस्टम they used to follow. They used to follow a burial custom. That is, they used to bury their dead ones with flowers and tools. अपने मरे हुए को दफनाते थे फूलों के साथ, औजारों के साथ, टूल्स के साथ अपने मरे हुए को दफनाते थे ये। तो burial custom has been observed in case of the Homo sapiens, Neanderthalensis और Neanderthal man। वैसे जो इसका फॉसिल डिस्कवर हुआ है वो कहां से डिस्कवर हुआ है? फ्रॉम Germany। The fossil is from Germany। ठीक है, and burial custom has been observed। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। And last but not least and very important is actually the cranial capacity 1400 cc। क्रो-मैग्नन मैन की बात करते हैं। क्रो-मैग्नन मैन का जूलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस fossilis। होमो सेपियंस fossilis, क्रो-मैग्नन मैन। और cranial capacity is about 1650 cc। इनका ब्रेन का वॉल्यूम ज्यादा था, the volume was more। होमो fossilis 1650 cc। क्रो-मैग्नन मैन फॉसिल कहां का है ये? इट इज इट इज फॉसिल फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस का फॉसिल, क्रो-मैग्नन रॉक्स है वहां पे फ्रांस में, वहां का फॉसिल है ये होमो सेपियंस फॉसिलिस। इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न मैन, जैसे मैंने बताया। लेकिन अब इनका जो जॉ है वो पीछे आ गया। जॉ पीछे आ गया है, तो अब जॉ पीछे आ गया तो ऐसे फेस को हम कहते हैं ऑर्थोग्नेथस फेस। ऑर्थोग्नेथस फेस, जॉ पीछे आ गया, और जॉ पीछे आने की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसका हुआ है? चिन का। तो वी कॉल इट चिन मैन। क्रो-मैग्नन मैन इज कॉल्ड चिन मैन। ऑर्थोग्नेथस फेस, जॉ पीछे आ गया, चिन की डेवलपमेंट हो गई, चिन मैन कहते हैं। He was the one to domesticate the animals also, so he domesticated dogs। ये भी क्वेश्चन आता है, the man who domesticated dog। तो क्रो-मैग्नन मैन। और एक बात और I must tell you कि क्रो-मैग्नन मैन के पास जो और डिस्कवरी हुई है, that is of cave art, cave paintings। Cave paintings have been discovered of the Cro-Magnon man। और एनसीईआरटी भी लिखती है कि the ancestors or early humans की जो cave art है that has been discovered in India at a place in मध्य प्रदेश। कोई बता सकता है
कहाँ पे डिस्कवरी हुई? कैन एनीवन टेल मी? Correct. That is Bhimbetka Rock Shelters. बिल्कुल सही जवाब है तान्या सोनी का, चारुलता का. ओके, रिया राज also. So they gave right answers. Bhimbetka rock shelters में cave paintings have been discovered और initiative लिखती है कि cave art has been developed in India and about cave art developed about 18,000 years ago. लिखे ना NCERT में. And then from the Cro-Magnon man, development of modern man took place. Modern man का zoological name बच्चा बच्चा जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो अब इतना लिख दिया बोर्ड पे तो बता देता हूँ. इट इज zoological name है, that is Homo sapiens. sapiens. cranial capacity कुछ बुक्स लिखती हैं 1450 cc, कुछ बुक्स 1400 लिखती हैं, कुछ बुक्स में 1450 दिया होता है, तो लगभग 1450. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. एग्रीकल्चर के लिए एनसीईआरटी लिखती है एग्रीकल्चर केम 10,000 years ago. Human civilization began. Human settling took place. फिलहाल this was all about the human ancestry. और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा the cranial capacity of modern man resembles with which ancestor, तो आंसर क्या आना चाहिए? कौन से एंसेस्टर के साथ cranial capacity है मॉडर्न मैन? अशोक, सान्या सोनी, चारू लता, अंकुर पल, अनुपमा चौहान, राजुल चंदेल. Rajul, your answer is wrong. Anupama Chauhan, your answer is wrong. Kushagra is right. Jasmine Kaur is right. Abhinav Chhabra is right. तो अब जैसे कि दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है, आई थिंक राजुल ने और किसी ने और भी आंसर, अनुपमा चौहान ने भी आंसर गलत दिया. तो अब अगर यहाँ से आप देखोगे कि भाई मैंने आपसे कहा 1450 सीसी, तो 1450 अब यहाँ पे आपको यहाँ तो सेम थोड़ी ये 1650 बड़ा चेंज है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल रही है 1400 और यहाँ भी आप 1400 लिख सकते हो. ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है. तो ये एकदम सिमिलर क्रेनियल कैपेसिटीज हैं. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसके साथ है मॉडर्न मैन की क्रेनियल कैपेसिटी की सिमिलरिटी? द आंसर इज निएंडरथल मैन. ओके, और इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन पूछेगा तो क्या आंसर आएगा? इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन कुशाग्र, अभिनव छाबड़ा, रिया राज, अशोक फोगाट, आर राजुल चंदेल, अनुपमा चौहान, स्वतंत्र रे. बिल्कुल राइट आंसर्स. द इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन इज एक्चुअली क्रो-मैग्नन मैन, अंकुर पल आल्सो. ठीक है ना? तो ये आंसर जो है एकदम करेक्ट है. और फिर पूछेगा डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, तो आंसर क्या आएगा? सानिया सोनी, जैस्मिन कौर, अशोक फोगाट, कुशाग्र, रिया राज, अंकुर पल, चारू लता, राजू चंदेल एकदम करेक्ट आंसर्स हैं. होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द मैन. करेक्ट, वेरी गुड.
तो क्या ड्यूरिंग दी अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है ड्यूरिंग ह्यूमन एवोल्यूशन इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी हैज बीन ऑब्जर्व, ट्रू और फॉल्स? साइना सोनी क्या हो गया? इंक्रीज इन अभिनव छाबड़ा, अंकुर पल, कुशाग अग्रवाल, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी ऑब्जर्व नहीं हुई है क्या ड्यूरिंग दी ह्यूमन एवोल्यूशन? भाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस 500 सीसी, देन 650, देन 900, देन 1400, 1650, यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा चेंज है, बट अगर आप नॉर्मली देखें तो क्रेनियल कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज। क्रो मैग्नेट की छोड़ दो, क्रो मैग्नेट का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, हमने उस वॉल्यूम को कॉम्पनसेट कर लिया इन गहराई एंड सल्काई। we have compensated the volume in Gara and Salkai, तो ऑलमोस्ट हमारे पास वही है, लेकिन एक जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो 1450 का या 1400 का है, लेकिन Gara and Salkai has helped in accommodating more and more neurons, so it is more or less there is no reduction actually, मतलब biologically speaking there is no reduction. Okay, but yes, volume wise we can say, but biologically wise there is no reduction because Gara and Salkai has compensated, and we have this is done for accumulating more and more neurons in the lesser space. I hope you got that. So ultimately the answer is that it's true statement and increase in cranial capacity has been observed. And don't think that this is a decrease. No, it's not a decrease biologically. Okay. अच्छा ये बताओ कि अगर मैं पूछता हूँ कि देयर हैज बीन लॉस ऑफ टेल ड्यूरिंग ह्यूमन एवोल्यूशन, ट्रू और फॉल्स? देयर हैज बीन लॉस ऑफ टेल ड्यूरिंग ह्यूमन एवोल्यूशन। चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो लॉस ऑफ टेल नहीं है, लॉस ऑफ टेल इज नॉट देयर ड्यूरिंग ह्यूमन एवोल्यूशन, क्योंकि अपूर्वा अरोड़ा कह रही लॉस ऑफ टेल है। अच्छा, कुणाल भी कह रहे हैं, जैस्मिन कौन, लॉस ऑफ टेल कहाँ है? Right from the Dryopithecus, if you see, there was no tail. I told you, there's no tail. टेल कहाँ है भाई? हमारे पास टेल कहाँ थी? हमारे एंसेस्टर्स के पास टेल ही नहीं थी। जब टेल थी ही नहीं तो लॉस कहाँ से होती? जब टेल है ही नहीं तो फिर लॉस कहाँ से होगा जी? है कि नहीं? तो there has been no loss of tail, that means true. और जिन्होंने फॉल्स बोला है, अभिनव छाबड़ा, मुझे समझ में नहीं आया। बंदर से तो हमारा एवोल्यूशन ही नहीं है। डोंट थिंक दैट वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम बंदर, ठीक है ना? अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर वो गलती हो जाएगी। और एप्स के पास भी नहीं है, एप्स भी नहीं। एटोमिज्म इज डिफरेंट थिंग। एटोमिज्म बेटा वो बहुत छोटी सी टेल अपीयर होती है ना? तो वो बहुत स्मॉल टेल है, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। ओके, वो एक प्रोट्रूजन ऑफ कॉसिक्स है, तो वो एंसेस्टर्स में होगा। ओके, लेकिन टेल उनके पास भी नहीं थी। ओके, उसको बोल दिया शॉर्ट टेल इन ह्यूमन बेबी, दैट डज नॉट मीन कि एंसेस्टर्स के पास टेल थी, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद बच्चों ऑलमोस्ट ये चीज खत्म है, लेकिन स्टिल इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया, मैं बताता हूँ। बताता हूँ इसको। एक्चुअली क्या है कि देयर आर टू व्यूज कि भाई कैसे होमो इरेक्टस, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। एक व्यू है आउट ऑफ अफ्रीका, देयर इज अ व्यू आउट ऑफ अफ्रीका। एक व्यू कहता है कि होमो इरेक्टस माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका। होमो इरेक्टस माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका and it reached different parts of the world and formed Homo sapiens and
this developed into distinct races. एक व्यू कहता है कौन माइग्रेट कर रहा है? होमो इरेक्टस migrated from Africa and reached different parts of the world and formed what races? जो आप लोग पढ़ते हो ना, नीग्रोइड रेस, ऑस्ट्रेलॉइड रेस, मोंगोलॉइड रेस, वो सब। हाँ, कुछ एप्स पे होता है, राणा होता है, क्यों नहीं होता है? होता है। होमो इरेक्टस, ठीक है ना? तो ये बता रहा, एक व्यू ये कहता है, दूसरा व्यू क्या कहता है? होमो सेपियंस migrated from Africa and formed distinct races in different parts of the world like white race, negroid race, australoid race, mongoloid race. बताओ कौन सा व्यू ज्यादा सही है? Any idea? कोई व्यू ज्यादा ठीक लग रहा है? The first one is correct. कुशा अग्रवाल says that कि पहला वाला सही है, मतलब होमो इरेक्टस से माइग्रेट किया अफ्रीका से। Okay. I'm sorry to say, पहला वाला व्यू इतना एक्सेप्टेड नहीं है। पहला वाला व्यू इतना एक्सेप्टेड नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि जो होमो, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, पहला वाला व्यू क्या कह रहा है कि होमो इरेक्टस माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका, रीच्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड डेवलप्ड इनटू होमो सेपियंस एंड देन इनटू द रेसेस। मतलब होमो सेपियंस की फॉर्मेशन जो है वो होमो इरेक्टस के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हुई है। ये गलत, ये रॉन्ग है। होमो सेपियंस की फॉर्मेशन होमो इरेक्टस के द्वारा वही हुई है जहां पे होमो इरेक्टस की डेवलपमेंट हुई है, दैट इज अफ्रीका। मतलब होमो सेपियंस होमो इरेक्टस से जब बने, ओके, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बने, और ये जगह कौन सी है? और फिर ये अफ्रीका से माइग्रेट करते हैं और रेसेस बनाते हैं। इसको ज्यादा करेक्ट माना गया। क्यों? क्योंकि पहला वाला भी ठीक है, लेकिन कब तक, कहां तक? पहला वाला क्या कह रहा है? होमो इरेक्टस माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, होमो इरेक्टस माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका, करेक्ट, बट when they reach other parts of the world, na, they got extinct, मर गए। चले तो थे अपना घर छोड़ के, लेकिन जहां जहां पहुंचे वहां वहां एक्सटिंक्ट हो गए और कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बनाया, होमो सेपियंस नहीं बनाया। होमो सेपियंस कहां बना है? अफ्रीका में। और फिर इसने माइग्रेट किया अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पे, यानी कि होमो सेपियंस रिट्रेस द पाथ। किसके पाथ की बात कर रहे हैं? होमो सेपियंस रिट्रेस द पाथ ऑफ whom? होमो इरेक्टस, करेक्ट, आप तुम लोग सही आ रहे हो। होमो इरेक्टस, जहां जहां पूर्वज गए वहां वहां पीछे पीछे होमो सेपियंस भी पहुंचे, और अब इन्होंने जाकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वो बनाया, रेसेस बनाए। लेकिन होमो इरेक्टस ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कुछ नहीं किया।
वो क्या हो चुके हैं, वो जाके क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए। तो दिस इज, ये दो चीजें पढ़ते हैं हम लोग आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल की। ये चीज हम कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन अफ्रीका से हुआ? कोई बता जाए मुझे, कोई आइडिया किसी को? हम कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन अफ्रीका से हुआ है? एनीवन? फॉसिल्स तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मिलते हैं। फॉसिल्स तो यूरोप में भी खूब मिलते हैं, ड्राइपिथेकस और प्रोकॉन्सल के फॉसिल यूरोप में बहुत मिले हैं। अमन कुमार, और कोई पॉइंट? एनीवन एल्स? चारुलता, रिया राज, तान्या सोनी, जैस्मिन कौर, जो लोग इतने आंसर्स देते हैं। ओल्डेस्ट फॉसिल में बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अफ्रीका। अच्छा, चलो चलो, रिया राज कहती है ओल्डेस्ट, सबसे पुराना फॉसिल मिला होगा सर, तो ऐसा हो सकता है। चलो ठीक है, वैसे पुराना फॉसिल तो यूरोप में मिला, प्रोकॉन्सल अफ्रीकेनस जो मिला था, काफी पुराना था। हाँ जी, और कोई? जोया अली आंसर दे कोई। अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स अफ्रीकन क्लाइमेट। भाई मैं तो कभी अफ्रीका गया नहीं, गर्मी वहां पे बहुत। So the people living in Canada, I mean, they are not adapted to. They are adapted to colder environment, isn't it? So I mean, if they come to India, so they will not be able to adapt in the summers. ऐसा तो नहीं है. They can adapt. We can acclimatize easily. If you go to Canada right now, so you can acclimatize with the colder environment there also easily. हाँ भाई, कुशाल अग्रवाल को जवाब नहीं आ रहा, कहाँ हो? Yes, Pearl, any idea? No, sir. No idea. Okay. ठीक. चलो देखते हैं अभी कुछ क्या एक्चुअली क्या है इसमें। मैं बताता हूँ आपको एक पॉइंट क्या है कि व्हाट वी हैव स्टडीड इज एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। and Y chromosome. Now, mitochondrial DNA is uniparental. Mitochondrial DNA is uniparental, isn't it? Uniparental है ना? Y chromosome is also uniparental. Do they undergo recombination? Do they show recombination? No, they do not show recombination. They are uniparental. Mitochondrial DNA is having maternal inheritance. ये मां से आया है mitochondrial DNA.
क्योंकि ओवम माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास है? मदर्स के पास है। आप सबने पढ़ लिया होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स। वाई क्रोमोसोम हैज गॉट पैटर्नल इनहेरिटेंस, ये भी शो नहीं करता ये कॉम्बिनेशन। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में और वाई क्रोमोसोम में चेंज ओवर टाइम कैसे आएगा when there is no recombination? So in a population, how will the mitochondrial DNA will show variation, change, because there is no recombination? So how the change in mtDNA is observed? Aman Kumar has answered correctly. सही जवाब दिया। Charulata has also answered correct. Mutation. It will be by mutation. The change in the mitochondrial DNA will be observed only through mutation. अच्छा, mutations are rare, they happen rarely. That means कि if a mitochondrial DNA is oldest, we can have the probability of high number of mutations in it. If a mitochondrial DNA is very oldest, सबसे पुराना mitochondrial DNA, तो is the probability of mutation high in it or not? क्योंकि सबसे पुराना है, तो क्या उसमें म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी हाई है? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्या हाई है? तो है, प्रोबेबिलिटी हाई है। जब प्रोबेबिलिटी हाई है तो मैंने अफ्रीकन पॉपुलेशन के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी किया और मुझे सबसे ज्यादा वेरिएशन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कहां मिला? वेरिएशन इन African population. I found a great variation in the mitochondrial DNA of the African population. So can it suggest that humans have been living from the older times in Africa only? From the very early times in Africa only? So this suggests that human evolution took place from Africa. समझ गए? And similarly, we are studying what? Y chromosome also. This will also give us a hint. It also gives a hint that humans have been living from the very early times in Africa only. So ये एक रीजन है जो हमने देखा, जो मैं यहाँ से देखा है। मैं जानना चाहता हूँ किसी को अगर आइडिया होगा तो बता देगा। फिलहाल कोई नहीं, आपने अच्छे आंसर्स दिए, यू गॉट राइट आंसर्स, तो ठीक है। और अब जो है आगे इसको बढ़ाते हुए फाइनली मैं इस चैप्टर में बताना चाहता हूँ कि जो हमारी एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कि skull of baby chimpanzee resembles किसको? Adult human skull. Skull of baby chimpanzee resembles adult human skull, ये स्टेटमेंट दी एनसीईआरटी में, ठीक है ना? तो बेबी चिंपैंजी का स्कल अडल्ट ह्यूमन स्कल से रिजेंबल कर रहा है। इसका मतलब एडल्ट चिंपैंजी का जो स्कल है वो रिजेंबल नहीं कर रहा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि एडल्ट चिंपैंजी के स्कल में क्या होता है?
जॉस प्रोट्रूड, इसलिए एडल्ट चिंपैंजी का स्कल कभी भी एडल्ट ह्यूमन स्कल से रिजेंबल नहीं करेगा, बिकॉज उसमें जॉस का प्रोट्रूजन आ जाता है, जॉस प्रोट्रूड कर जाते हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एप्स होते हैं, इन दी एप्स आफ्टर बर्थ व्हाट हैपेंस, आफ्टर द बर्थ व्हाट हैपेंस, jaw protrusion takes place, ठीक है ना। लेकिन क्या ह्यूमंस में ऐसा होता है? ह्यूमंस में देयर इज ग्रोथ ऑफ स्कल बट देयर इज नो jaw protrusion, जॉ प्रोट्रूजन नहीं होता है, स्कल की ग्रोथ होती है, जॉ प्रोट्रूड नहीं करता है। लेकिन एप्स में क्या होता है, स्कल की ग्रोथ नहीं होती है लेकिन जॉ प्रोट्रूड करता है, एकदम अपोजिट। तो इसीलिए बेबी चिंपैंजी का तो अभी जॉ प्रोट्रूड करा नहीं है, वो तो अभी ग्रोथ होगी, उसकी बड़ा होगा तभी होगा। तो अभी इसलिए बेबी चिंपैंजी का स्कल विल रिजेंबल द एडल्ट ह्यूमन स्कल, लेकिन इट विल नेवर रिजेंबल विद द स्कल ऑफ द एडल्ट चिंपैंजी, ठीक है ना, ये समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद ना हमारी जो इसके बाद हमारे चैप्टर को एंड करते हुए कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं। वैसे तो ये पार्ट इकोलॉजी के आता है, बॉटनी में आता है, लेकिन मैं उसको एक लाइन में डिस्कस कर लेता हूँ तो एंड दी चैप्टर। जैसे कि उसमें एक आता है रूल दैट इज कॉल्ड बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन्स रूल क्या कहता है कि अरे वो जनरल पॉइंट ही चल रहे हैं अग्रवाल, and don't worry about that, you will be getting it because that's my habit, you know। तो बर्गमैन्स रूल क्या कहता है, ये तो मुझे छेड़ रहे हो अग्रवाल। तो बर्गमैन्स रूल कहता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स which live in the colder environment, warm-blooded animals which live in the colder environment, है ना, the body size is more, या larger लिख दो, सीधी सी बात है, they are larger, है ना। वॉल्यूम बढ़ा दिया ना ताकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाए, तो उससे हीट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स व्हिच लिव इन द कोल्डर एरियाज दे विल हैव लार्जर बॉडीज। अब इसी में अगर हम एक और दूसरा रूल देखें, देयर इज अ रूल कॉल्ड एलन्स रूल, के लिए ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, यही एनिमल्स जब कोल्ड स्मॉलर होते हैं, एक्सट्रीमिटीज स्मॉलर। व्हाट आर द एक्सट्रीमिटीज? एक्सट्रीमिटीज का मतलब टेल, नोज, ईयर, पिना, है ना, ये सब छोटे छोटे होंगे। एक्सट्रीमिटीज आर स्मॉलर। इससे क्या होगा, इससे वही मतलब कि सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड एंड हीट लॉस इज प्रिवेंटेड। समझे? एक्सट्रीमिटीज का क्या मतलब है? एक्सट्रीमिटीज मींस एक्सट्रीमिटीज मतलब नो आंसर्स। ओके, पिना, फिंगर्स, नोज, पिना, करेक्ट। तो ये सब छोटे होंगे तो इसलिए उनका सरफेस एरिया कम है, ठीक है। तो ये बर्गमैन्स रूल और ये एलन्स रूल, ये दोनों के दोनों जो है वो फॉर एनिमल्स लिविंग इन द कोल्ड एनवायरनमेंट हो गया। ओके,
अब इसके बाद हमारे पास एक और रूल है, दैट इज कॉल्ड ग्लॉगर्स रूल। हालांकि ये सारा काम जो है वो बॉटनी में होता है, लेकिन चलो कोई नहीं। ग्लॉगर्स रूल ये कहता है कि जानवर अगर वार्म एनवायरनमेंट में रहता है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसके पास पिगमेंटेशन कैसा होगा? डार्कर पिगमेंटेशन इज ऑब्जर्व। If the animal is living in warm and moist environment, तो उसमें मेलानिन का काफी concentration होगा, तो the pigmentation becomes darker। ठीक है ना, ये ग्लॉगर्स रूल है। और एक है हमारे पास गॉस रूल। गॉस रूल या हम इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि दो स्पीशीज कभी भी सेम निश को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। मैंने पहले बताया था कि नो टू स्पीशीज विल ऑक्यूपाई द सेम निश, है ना, बिकॉज दे विल हैव कंपटीशन, तो एक स्पीशीज को भगा दिया जाएगा। So no two species will tend to occupy the same niche forever. One will be driven out, भगा दी जाएगी, भाग जाने से। ठीक है ना, ये है गॉस रूल। क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट सेम होगी तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो उसको भगा दिया जाएगा। और फाइनली एक रूल और पढ़ लो, जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन्स रूल क्या कहता है कि जो फिशेस कोल्डर इन्वायरमेंट में रहती हैं, अगेन कोल्डर, अगर फिशेस कोल्डर इन्वायरमेंट में रहती हैं तो उनके पास मोर नंबर ऑफ वर्टिब्री होती है। मोर नंबर ऑफ वर्टिब्री फॉर फिशेस लिविंग इन कोल्डर इन्वायरमेंट, दे विल हैव मोर नंबर ऑफ वर्टिब्री। तो साइज बड़ा हो जाएगा उनका, एक ही बात है। तो साइज बड़ा हो जाएगा तो हीट लॉस जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जॉर्डन्स रूल, गॉस रूल, ग्लॉगर्स रूल, बर्गमैन्स रूल, एलेंस रूल। और एक लॉ और है, एक और लॉ, डोलोस लॉ क्या कहता है? एवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एक बार। मैं ये पॉइंट मैंने पहले पढ़ा हुआ है कि एवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट मूव्स ऑन एंड ऑन, और रिवर्ट बैक नहीं मारता है वो। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द चैप्टर टू एंड। और बाकी कोई डाउट है तो पूछो, क्लास इज ओवर। हाँ सब ट्रू है ऑलमोस्ट। क्यों ट्रू? क्या रूल है, लॉज है, सब ट्रू है। कोई एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन एक आध होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली थिंग इज दैट कि दीज आर ट्रू। टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड, नो डाउट, फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड। बाकी आपकी एकदम बात सही है अनुपमा चौहान, यू आर राइट। तो बट स्टिल द नंबर ऑफ वर्टिब्री इज मोर, द नंबर ऑफ वर्टिब्री इज मोर। और कुछ फिशेज होती हैं जो वार्म ब्लडेड भी होती हैं, नो डाउट। कुछ फिश होती हैं, मैं एक्सेप्शन में पढ़ाता नहीं हूँ, आई डोंट टीच देम। बट यस, वो जो वो पॉइंट था वो मतलब कहने का ये था कि द एनिमल्स लिविंग इन द कोल्डर एनवायरनमेंट जो है, अगर मछली है तो उसके केस में नंबर ऑफ वर्टिब्री ज्यादा है, तो इट विल जो है वो साइज उसका बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। गॉस लॉ डिफरेंट स्पीशीज के लिए, नो टू स्पीशीज
will occupy the same ecological niche, मतलब 2 डिफरेंट स्पीशीज के लिए राणा को। नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्या करना है अंकुर पल, कोई बात? क्यों ये चैप्टर तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगा?